नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से क्लास 10 विषय मैथमेटिक्स के अंतर्गत एनसीईआरटी पर आधारित मिशन 100 में पुनः आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 10 के चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे और ये जान चुके थे कि हमको क्लास 10 में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। आज उसी के अंतर्गत हम लोग फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले एक वीडियो लेक्चर हमारा इसी पर आधारित बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के तहत वीडियो आ चुका है। ये चैप्टर तभी अच्छे से समझ में आएगा जब पिछला वीडियो लेक्चर अच्छे से आप उसको समझ लें, पढ़ लें, जान लें। आज चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। रियल नंबर के अंतर्गत विषय वस्तु एक दृष्टि में, मतलब इस चैप्टर के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या है? पढ़ना है हमको भूमिका, इंट्रोडक्शन, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, रीविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर। इंट्रोडक्शन के रूप में हम लोग पीछे नंबर सिस्टम को, पिछले वीडियो लेक्चर में नंबर सिस्टम का अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। भूमिका के अंतर्गत वही सारे चीज़ जो हम लोग फर्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं वही सब आएंगे। आज एकदम इस चैप्टर का मूल चीज़ जो है उसको पढ़ना, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसके बाद पढ़ना है रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर। कहने का मतलब ये है कि इरेशनल नंबर हम पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्या, फिर आ गया इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश किया जा रहा है इस विषय वस्तु के अंतर्गत कि हम लोग अपरिमेय संख्या पहले पढ़ चुके हैं, फिर से उस अपरिमेय संख्या से जुड़े हुए संक्रियाएं, ऑपरेशन, जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ये बोर्ड के एग्जाम से अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसी के बारे में हमको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभाज्य और भाज्य संख्याएं, ऐसे देखा जाए तो ये सब चीज़ें प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे। इसलिए रिवाइज कर लेंगे कि ये चैप्टर, चलिए, अभाज्य और भाज्य संख्या, जैसा कि हम लोग अभाज्य और भाज्य संख्या के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन के तहत हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन फिर ये पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है कि ये पूरा चैप्टर कहीं न कहीं भाज्य और अभाज्य संख्याओं पर ही डिपेंड करता है। चलिए हम लोग फिर से अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, वह संख्या ये अभाज्य संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या वह संख्या जो 0 और 1 न हो, 0 और 1 न हो को अभाज्य संख्या कहेंगे यदि वह 1 से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 2, 3, 5, 7 इत्यादि, ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्या इसलिए हैं क्योंकि ये दो जैसे 2 अपने से विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा और किसी अन्य दूसरी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार से 3, 5, 7 इत्यादि। भाज्य संख्या में हम देख रहे हैं कि इसको विभाजित करने वाला केवल और केवल 2 संख्या मिल रही, एक और एक स्वयं संख्या। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हो गया। अब हम इसके बाद जानते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। देखिए, भाज्य संख्या देखते हैं। भाज्य संख्या वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए उसको भाज्य संख्या कहते हैं, या कह सकते हैं कि जो अभाज्य संख्या नहीं है वो भाज्य संख्या होती है। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, 4, 9, 8, 12। 4 देखिए 1 से विभाजित हो रहा है, 4 से विभाजित हो रहा है, इसके अलावा 2 से भी विभाजित हो जा रहा है।
9 भी है, 1 से विभाजित हो रहा है, 9 से विभाजित हो रहा है, इसके अलावा तीसरी संख्या 3 से भी विभाजित हो जा रहा है। इसलिए ये सारी संख्या कौन सी है? भाज्य संख्या कहलाते हैं। भाज्य संख्या को हम लोग कंपोजिट नंबर या इसी को यौगिक संख्या भी कहते हैं। अब हम लोग अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को पढ़ चुके हैं। अब इससे संबंधित गुणनखंड मतलब गुणनखंड पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये कि अगला हेडिंग पढ़ते हैं हम लोग। देखिए हम लोग भाज्य और अभाज्य संख्या पढ़ चुके, पहले भी पढ़ चुके थे। यहाँ इसलिए दोबारा पढ़े कि ये चैप्टर ही इसी पे पूरा आधारित था। अब हम पढ़ते हैं किसी संख्या का गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर ऑफ ए नंबर। किसी संख्या का गुणनखंड हेडिंग रहेगा। यदि कोई संख्या, देखिए किसी संख्या का गुणनखंड क्या होता है, यदि कोई संख्या किसी अन्य संख्या को विभाजित करती है तो विभाजित करने वाली संख्या विभाजित होने वाली संख्या का गुणनखंड कहलाती है। जैसे 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 3। जब भी किसी चीज़ का गुणनखंड लिखना हो तो उसको हम प्राइम नंबर में तोड़ते हैं, मतलब तब तक उसका फैक्टर करते हैं जब तक कि हमको अभाज्य संख्या न मिल जाए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि हमको 12 को हम लोग 4 गुणते 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 को भी तब तक फैक्टर करेंगे मतलब गुणनखंड करेंगे तब तक कि ये प्राइम नंबर न दे दे। अब देखिए 2 आ गया तो 2 क्या है? प्राइम नंबर है। तो किसी भी संख्या का फैक्टर गुणनखंड तब तक करेंगे जब तक कि सारे फैक्टर अभाज्य संख्या न मिल जाए। तो हम कह सकते हैं कि 12 के फैक्टर मतलब गुणनखंड 2 और 3 है। क्यों है? क्योंकि 2 12 को विभाजित करता है, 3 12 को विभाजित करता है। यदि कोई संख्या किसी अन्य संख्या को, जैसे 2 अन्य संख्या 12 को विभाजित करती है तो 2 को 12 का गुणनखंड कहेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे 12 है, ठीक 12 है। इसी प्रकार से मान लीजिए 16 रहता, 16 रहता क्या लिखते? 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 16 को 2 के 4 बार गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि 2 क्या है? 16 का फैक्टर है, गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि 2 16 को विभाजित करता है। देखिए छोटी संख्याएं हैं तो हम लोग आसानी से पहाड़ा पढ़ करके उसका फैक्टर निकाल लेंगे, मतलब गुणनखंड निकाल लेंगे। लेकिन बहुत बड़ी संख्याएं हो तो उसका गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग गुणनखंड वृक्ष का सहारा लेते हैं। यानी गुणनखंड वृक्ष क्या है आगे इस स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये क्या है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी। हम लोग छोटी संख्या जैसे 12 ले लिए तो 12 को आसानी से कह सकते हैं कि 2 12 को विभाजित करता है, 3 12 को विभाजित करता है, तो 2 और 3 12 के गुणनखंड है। लेकिन अगर बड़ी संख्या आ जाए, जैसे हम ले लें 16,380, 16,380, तो इसका फैक्टर निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जैसे हम उंगली से निकाल लेते थे 12 का कि 2 फैक्टर होगा, 3 फैक्टर होगा, उसी तरह 16,380 का फैक्टर निकालने के लिए कुछ प्रक्रिया अपनाते हैं। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। गुणनखंड वृक्ष करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एक टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनाते हैं? देखिए एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 16,380। अब देखिए सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको काटते हैं, विभाजित करते हैं। कैसे विभाजित करते हैं? तो यहाँ लिखते हैं 2, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ध्यान देना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है जो कि सम है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिसको हम लोग ब्रेक करेंगे, काटेंगे, विभाजित करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक संख्या है, 1 2 से नहीं कटेगी, 2 से नहीं कटेंगे। तो क्या करते हैं ऐसी स्थिति में? 2 संख्याएं लेते हैं, शुरुआत की 2 संख्या लेते हैं। अब 2 से दोनों संख्या कट जाएगी, कितने बार कटेगी? 8 बार कटेगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 8 16, रिमाइंडर बचा 0, मतलब शेषफल कितना बचा? 0। अब अगली संख्या क्या है? 3,
तो 3 को 2 कितने बार काटेगा, एक बार काटेगा। तो यहाँ एक बार काटेगा तो यहाँ शेषफल क्या बचा, 1। शेषफल जो बचा है उसी के साथ अगली संख्या ऐसे लिखते हैं, जोड़ के लिखते हैं, मतलब उसी के साथ लिखते हैं। अब 18 को चेक करते हैं कि 2 से कितनी बार कटेगा, कितने बार कटेगा, 9 बार। यहाँ तक मामला सेट हो गया। अब अगली संख्या क्या है, 0। तो 0 2 से कितने बार कटेगा, 0 बार कटेगा। तो यहाँ लिखेंगे 8 1 9 0। फिर इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे लाइन खींचते हैं। फिर देखो पहली संख्या को 8 को 2 कितने बार कटेगा, 4 बार कटेगा। यहाँ लिखेंगे 2 2 चौके 8। फिर देखिए 1 आ गया, 1 आ गया। जब कोई बीच में संख्या आती है जो 2 से विभाजित ना हो तो ऐसा नहीं करते कि 2 संख्या ले लेंगे, बल्कि इसको 0 बार ब्रेक करेंगे। 0 बार, जैसे यहाँ पे 1 था तो इसको क्या किए थे हम लोग, इसको जब नहीं कट रहा था तो 2 संख्या ले लिए थे। लेकिन जब यहाँ बीच में यही 1 आ जाए तो ऐसा नहीं करेंगे कि 19 ले लें और काटना स्टार्ट कर दें। 1 को हम 0 बार ले जाएंगे, यानी कि 2 0 0 0 बार ले जाएंगे तो 1 शेषफल बचेगा, 1 यहाँ लिखेंगे, इसी के साथ अगली वाली संख्या को लिख लेंगे 19। अब 19 हो गया तो 19 को 2 से काटेंगे, 2 से कितने बार कटेगा, 2 9 18। फिर यहाँ से एक शेषफल बच गया, एक शेषफल, यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। एक शेषफल बच गया, फिर अगली संख्या क्या है, 0। तो 2 से कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 2 5 10। अब फिर देखिए ये अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से कोई संख्या कटेगी, ये कैसे चेक करते हैं, संख्याओं का योग निकालते हैं। देखिए 9 5 14 4 18, 18 3 से विभाजित हो जा रही, इसलिए पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 60 में चेक करने के लिए आप संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। योगफल को देखिए 3 से कट रहा है तो उस संख्याओं से, उस नंबर से बनी संख्याएं भी 3 से कट जाएंगी। इसको 3 से काटिए, 3 से 4 को काटेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 शेषफल बचेगा, यहाँ लिखेंगे। फिर 1 के साथ अगली संख्या साथ में रखेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको 10 को 3 से काटेंगे, कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 3 के 9। यहाँ तक मामला सेट हो गया। 3 3 के 9, यहाँ से फिर 1 शेषफल बचा है, फिर 1 शेषफल बचा। 1 के साथ किसको जोड़ेंगे, किसको रखेंगे, 9 को रखेंगे। फिर 19 को 3 से काटेंगे, कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 3 6 18। फिर यहाँ से क्या बचा, 19 था, 18, 1 शेषफल बच गया था। अगली संख्या क्या है, 5 5 यहाँ लिखेंगे, 3 5 15। फिर इसको ऐसे करेंगे, तब तक करेंगे ये प्रक्रिया जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। फिर इसको देखिए 6 5 11 3 14 15, संख्याओं का योग 15 आ रहा है, 15 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ फिर से 3 लिखेंगे, यहाँ 3 1 3 से कटेगा नहीं तो 2 संख्या ले लेंगे, 3 चौके 12, 12 लिए तो यहाँ से शेषफल 1 बचा था, इसके साथ अगली संख्या 6 को लिखेंगे। फिर 3 से 16 को विभाजित करेंगे, कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 3 5 15। फिर से शेषफल 1 बचेगा, शेषफल 1 बचेगा तो इसके साथ फिर अगली संख्या 7 मिलेंगे, क्या 15 हो गया। 15 3 से कितने बार विभाजित होगा, 5 बार विभाजित होगा। फिर ऐसे बनाएंगे, 5 5 10 4 14। अब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 4 से भी नहीं कटेंगे, तो फिर किससे कटेगी, 5 से कटेगी। 5 से काटिए, 5, 4 से कटेगा नहीं तो 2 संख्या लेंगे, 5 9 45, 5 1 5। फिर ये 7 से कटेगी, 7 1 7, 7 1 7 करेंगे। फिर इसमें से 2 शेषफल बचेगा, उसके साथ 1 लिख देंगे तो 7 3 के 21। अब 13 जो है 13 से कटेगा, कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया कर लेते हैं तो इधर वाले जो नंबर्स आए हैं ये सब क्या हैं, 16 380 का अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। तो 16 380 को अगर हमको लिखना हो तो कुछ ऐसे लिखेंगे, 16 380 बराबर 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7 गुणते 13। ये हो गया गुणनखंड। देखिए जब बड़ी संख्या निकालना हो तो उसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम एक टेबल की मदद लेते हैं। उस टेबल को ही हम लोग क्या कहते हैं, गुणनखंड ब्रिज। तो उम्मीद है कि गुणनखंड ब्रिज आपको समझ में आ गया होगा। और आप एक चीज़ यहाँ से देख सकते हैं कि अगर कोई प्राइम नंबर हो, मतलब अभाज्य संख्या हो, तो उसका
जैसे मान लीजिए 7 का अगर हम फैक्टर करना करें तो क्या आएगा 7 गुणते 1। इसी तरह अगर हम कर लें 11 तो 11 का फैक्टर करें तो 11 गुणते 1। यानी हम कह सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड के फैक्टर केवल 2 ही मिलते हैं, 1 मिलेगा और स्वयं संख्या मिलेगी। इसके अलावा जितने भी संख्याएं जो अभाज्य नहीं है बल्कि भाज्य हैं तो उनके फैक्टर 2 से अधिक मिलेंगे, इसको नोट कर सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए मेन चीज है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, हेडिंग के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यही मेन पार्ट है इस चैप्टर में जिसको हम लोग अच्छे से पढ़ना है। चलिए इसका पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर स्टेटमेंट को उदाहरण के द्वारा समझेंगे। देखिए रफली डिफिनेशन ये है कि कोई प्राकृतिक संख्या एनी नेचुरल नंबर या होल नंबर जो 1 से बड़ा है या तो अभाज्य संख्या होगी या तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकेगी। लेकिन शर्त ये और ये ऐसा ये केवल एक ही होता है, ऐसा नहीं कि कोई संख्या ले ले, कोई प्राकृतिक संख्या ले ले जो 1 से बड़ा हो, वो अलग अलग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में ले, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में मिलेगी और केवल एक ही मिलेगी, उससे अलावा कोई दूसरी अभाज्य गुणनफल नहीं मिलेंगे बशर्ते क्रम को छोड़ कर। ऐसा नहीं कि क्रम को बदल दिए और उसको कहे कि दूसरी अभाज्य संख्या, दूसरी प्राइम फैक्टर है, मतलब अभाज्य गुणनफल है। इसको हम उदाहरण के द्वारा पहले समझेंगे तब जाके पूरा स्टेटमेंट क्लियर होगा। जैसे हम कह सकते हैं 12 ही ले लीजिए। 12 क्या है? प्राकृतिक संख्या है, 1 से बड़ा है, तो क्या होगा ये, इसको हम क्या लिखेंगे 2 गुणते 2 गुणते 3। अबे क्या हो गया 2 के पे पावर 2 और 3। ये 12 क्या है? 1 से बड़ी है, अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख लिए। देखिए 2 गुणते यानी 12 का गुणनखंड क्या है 2 और 3 है। और हम कहना ये चाहते हैं कि 12 का जो गुणनखंड मिला है 2 गुणते 3 ही मिलेगा, इसके अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं मिल सकती कि ये वो 12 का गुणनखंड हो जाए। हो सकता है इसको आप 3 गुणते 2 लिख लें, लेकिन ये संख्याएं एक ही होंगी, कोई दूसरी संख्या नहीं मिलेगी। तो वही अगर मान लीजिए प्राइम नंबर कह देता 7, तो 7 है तो 7 गुणे 1, इसके गुणनखंड यही हो गए। तो ये गणित के आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि कोई प्राकृतिक संख्या जो 1 से बड़ी होगी या तो अभाज्य संख्या होगी, अगर अभाज्य संख्या नहीं होगी तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से केवल एक ही तरीके से लिखी जाएगी, बशर्ते ध्यान इसके क्रम पे ध्यान न दिया जाए। यानी कहने का मतलब ये कि 12 है, 1 से बड़ी है, प्राकृतिक संख्या है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड मिला 3 2 2, यानी 2 और 3 इसके अभाज्य गुणनखंड है। 3 और 2 के अलावा कोई दूसरी अभाज्य गुणनखंड नहीं मिलेगी, यानी कह सकते हैं कि 12 का अभाज्य गुणनखंड मिलेगा केवल और केवल यही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 3 गुणते 2 के जगह 3 गुणते कोई अन्य संख्या लिख दे, तो ये अद्वितीय होता है, केवल और केवल यही होता है। हो सकता है क्रम बदला रहे, पहले 2 लिखे फिर 3 लिखे, या 3 लिखे 2 लिखे 2 लिखे। तो यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कोई संख्या प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं जो 1 से बड़ी हो, या तो अभाज्य संख्या होगी या तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकेगी, अद्वितीय रूप से लिखी जाएगी, बशर्ते क्रम को ध्यान में न रखा जा सके। अब देखिए गणित के आधारभूत प्रमेय का उपयोग, अगर इस उपयोग इसका देखेंगे, अगर हम उपयोग पढ़ें इसको, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, गणित के आधारभूत प्रमेय का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले तो उपयोग यही होता है लस और मस ज्ञात करने में, लस और मस ज्ञात करने में। लस मतलब लघुत्तम समापवर्तक, मसक मतलब महत्तम समापवर्तक।
इसको हम लोग एलसीएम कहते हैं, इसको एचसीएफ कहते हैं। तो लसा और मसा ज्ञात करने में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज होता है, और संख्याओं को, गणितीय संक्रियाओं को आसान बनाने में, जैसे किसी भी संख्या को विभाजित करना हो तो विभाजित करना हो, उसका फैक्टर ज्ञात करना हो, फैक्टर ज्ञात करना हो तो हम ऐसे मुजवानी निकालेंगे तो बड़ी संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसका प्रमेय का उपयोग करके हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे ताकि हमारी गणितीय संक्रियाएं, गणितीय मैथमेटिकल ऑपरेशन आसान हो जाए। तो और इसका उपयोग खास तौर से हम लोग फैक्टर ज्ञात करने में, गुणनखंड ज्ञात करने में, किसी संख्या का गुणनखंड ज्ञात करने में, खंड ज्ञात करने में मेनली यही 3 उपयोग है। गणित के आधारभूत प्रमेय का उपयोग, सबसे मोस्ट उपयोग जो है, सबसे अधिकतर उपयोग इसका लसा और मसा ज्ञात करने में होता है। पूछता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 संख्या या 3 संख्या या 3 से ज़्यादा संख्याओं का लसा और मसा ज्ञात कीजिए। तो गणित के आधारभूत प्रमेय का उपयोग करते हुए हम लोग आसानी से लसा और मसा ज्ञात कर लेते हैं। इसी तरह किसी संख्या का गुणनखंड ज्ञात करना हो तो इस विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है जो आपके किताब में दिया है, एनसीईआरटी के बुक में। गुणनखंड वृक्ष की सहायता से 32,760 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फिर से हम इसके पहले एक क्वेश्चन किए हैं, चूँकि आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया है तो इसको भी हम लोग फिर से कर लेते हैं, और जिसको थोड़ा बहुत न समझ में आया हो इस एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझ ले। उसके बाद भी ना समझ में आए तो मोस्ट वेलकम है, आप कमेंट करिए, डायरेक्ट आप फ़ोन कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर अपनी समस्याएं भेज सकते हैं। देखिए वही करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 32,760, एक लाइन खींच देंगे ऐसे ही, एक लाइन ऐसे खींचेंगे। सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे, 2 से 3 विभाजित हो जाएगा कितने बार? एक बार। शेषफल कितना बचेगा? 1। अगली संख्या क्या है? 2, उसको इसके साथ लिख लेंगे। अब 12 2 से कितने बार विभाजित होगा? 6 बार। अब अगली संख्या क्या आया? 7। 7 2 से कितने बार विभाजित होगा? 3 बार। 3 बार विभाजित हुआ, यहाँ से शेषफल क्या बचा? 1। अगली संख्या क्या है? 6। अब 16 2 से कितनी बार विभाजित होगा? 8 बार। यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। फिर 16 2 से कितनी बार विभाजित होगा? 0 बार। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, फिर इसको 2 से विभाजित करेंगे। विजय थोड़ा सा उसको कदू धीमा कर देता हूँ, उसको कदू धीमा कर दे, थोड़ा बजा रहा। फिर देखिए 2, 1 नहीं कटेगा, 2 संख्या लेंगे, 2 8 16 कट गया। फिर 3 को काटेंगे, कितने बार कटेगा? 1 बार कटेगा। यहाँ पे शेषफल 1 बचेगा, शेषफल 1 बचा, उसके साथ अगली संख्या साथ में लिखेंगे। 18 बचा, 2 9 18, फिर कितने बार? 0 बार। फिर इसको 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 9 0, और यहाँ पे 1 बचा, यहाँ 9 बचा, 1 19 हो गया, तो 2 9 18, फिर यहाँ से 1 बचा, अगली संख्या 0, 2 5 10। अब देखिए 9 5 14 4 18, ये 3 से विभाजित होगा। 3 1 कम 3, अगली संख्या यहाँ से शेषफल 1 बचा है, अगली संख्या के साथ लिख लेंगे, 3 3 के 9, फिर यहाँ 10 था, 9 3 बार गया, शेषफल 1 बच गया, 1 यहाँ लिखेंगे, अगली संख्या उसके साथ लिखेंगे, 19 हो गया। 19 हो गया, फिर कितने बार जाएगा? 3 छक्का 18, फिर 1 शेष बच गया था, फिर अगली संख्या क्या है? 5, कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 13 65, 6 5 11, 3 14 15, फिर 3 से कटेंगे, 1 नहीं कटेगा, 3 चौके 12, 1 शेषफल बचा, यहाँ लिखेंगे, उसके साथ 6 लिखेंगे, 3 5 15, फिर 1 शेषफल बच गया, 1 लिखेंगे, उसके साथ अगली संख्या लिखेंगे 5, 3 5 15, 5 5 10 4 14। अब 3 से नहीं कटेगा, फिर किससे चेक करेंगे? 5 से। 5 9 45, 5 1 कम 5, फिर किससे कटेगा? 7 से। 7 1 कम 7, 7 3 के 21, फिर किससे कटेगा? 13 से। कितने बार कटेगा? 1 बार। अब इसको छोड़ देंगे। तो अब 32,760 के ये सब क्या हैं? फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं। अब ये गुणनखंड है, यानी 32,760 को
इन संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? ऐसे लिखा जा सकता है 32,760 बराबर 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7 गुणते 13। तो ये कुछ ऐसा हो गया इनका गुणनखंड। तो उम्मीद है कि गुणनखंड वृक्ष की सहायता से आप कितनी भी बड़ी संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात करिए और कोई समस्या होने पे कमेंट के माध्यम से हमको वो नंबर भेज सकते हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो उस पर्टिकुलर नंबर का हम लोग शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समझ लेंगे। देखिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, ये हम लोग जस्ट पीछे पढ़ चुके हैं। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है तथा उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होगा। ये सेम टू सेम हम लोग पढ़ चुके हैं दूसरे शब्दों के माध्यम से। यानी पढ़े थे हम लोग प्रत्येक भाज्य संख्या जो एक से बड़ा हो, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में उसको गुणनखंडित किया जा सकता है, मतलब फैक्टर प्राप्त किया जा सकता है तथा उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए वो अद्वितीय होता है। अगर ये लैंग्वेज आपको समझ में आए तो ठीक, नहीं इसके पहले जो हम लोग गणित के आधारभूत प्रमेय पढ़ाए हैं वो भी एकदम एग्जैक्ट है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से मौस और लौस ज्ञात करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का हम लोग, अगर इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग यदि पढ़े हैं गणित के फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, गणित के आधारभूत प्रमेय, तो उसका उपयोग करते हुए हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का प्रयोग करते हुए दो या दो से अधिक संख्याओं का लौस मौस ज्ञात करेंगे। चलिए कैसे ज्ञात करेंगे उसको पहले हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर उसका हम लोग थ्योरी पोर्शन लिख लेंगे। या पहले थ्योरी पोर्शन लिख लेते हैं। इसमें स्टेप पहले क्या करेंगे, हेडिंग यही डालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से मौस और लौस ज्ञात करना। ये आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं अगर नोट्स बना रहे हैं तो। अब क्या करेंगे इसमें, स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट ये करेंगे, सर्वप्रथम दी हुई का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। फिर दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है, जब गुणनखंड ज्ञात कर लिए दी हुई संख्याओं को, तो हम दो संख्याओं देखिए हेडिंग आपका रहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से मौस और लौस ज्ञात करना। उसको जो स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे, 3 स्टेप फॉलो करें। सर्वप्रथम क्या करेंगे, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। जो भी संख्याएं दी रहेंगी उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। फिर क्या करेंगे, दो संख्याएं मान लो ए तथा बी है, कब मौस ज्ञात करना। मौस मतलब एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक। तो कैसे निकालेंगे, दोनों संख्याओं के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल। इसी प्रकार से दो संख्याओं a तथा b का लसा बराबर दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। ध्यान दीजिए ये उभयनिष्ठ इसमें लिखा, इसमें उभयनिष्ठ नहीं लिखा। ये चीज़ें, ये सेंटेंस तब समझ में आएगी जब हम लोग उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे। चलिए कुछ उदाहरण लेकर इसको समझते हैं। इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसका थोड़ा सा मदद लेते हुए आप लसा मसा निकालेंगे तो आसान हो जाएगा। बाकी इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है,
आप अधिक से अधिक क्वेश्चन का एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करते हुए ये जो नियम लिखा गया, जो स्टेप लिखा है, अपने आप ही याद हो जाएगा। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। एक चीज नोट में लिख लीजिए आप पहले, किसी दो संख्याओं का लसअ लघुत्तम समापवर्तक लिखें, इसको 60 में हम लिखेंगे लसअ ए बी। ठीक, इतना बड़ा सेंटेंस लिखने से अच्छा हम लोग केवल लसअ कोष्टक में ए बी लिख देंगे। इसका मतलब होगा कि संख्या ए तथा बी का लघुत्तम समापवर्तक। इसी प्रकार से अगर हम मौसा लिखना हो, दो संख्याओं ए तथा बी का मौसा, तो हम लोग केवल 60 में लिख देंगे मौसा कोष्टक में ए बी। तो अगर लसा ए बी लिखा है, केवल उतना लिखा है, तो आप समझ जाएंगे कि दो संख्याओं ए तथा बी का लसा ज्ञात करना है। और ए बी मौसा लिखा है, इसका मतलब यह है कि आप समझ जाएंगे कि दो संख्याओं ए तथा बी का मौसा ज्ञात करना है। अब हमको ये क्वेश्चन देखते हैं, 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालना हो चाहे एलसीएम निकालना हो, महत्तम समापवर्तक निकालना हो चाहे लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, सबसे पहला स्टेप यही है कि उसका हम लोग फैक्टर ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 6 का गुणनखंड क्या होगा? 6 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड, 6 को विभाजित करने वाली संख्या होगी। तो 6 को कौन विभाजित करता है? 2 विभाजित करता है और 3 विभाजित करता है। ठीक, तो 6 का गुणनखंड क्या होगा? 2 और 3। छोटी संख्या है तो हम लोग आसानी से लिख लिए। बड़ी संख्या होता, उसका गुणनखंड लिखना होता, तो हम लोग गुणनखंड वृक्ष की मदद लेते। अब इसके बाद 20 को देखो आप कर सकते हो। 20 है यहाँ पे, 2 दहा में 20, 2 पाँचे 10, 5 एकम 5, यानी इसको लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 5। अब देखिए हमको ज्ञात करना 6 और 20 का लसा, यानी हमको ज्ञात क्या करना है? लसा आप 6 और 20, बस ऐसे ही लिखे। 6 और 20 का लसा ज्ञात करना है, इसका मतलब लसा 6 और 20 ज्ञात करना। तो हम क्या कहेंगे? लसा में क्या करते हैं? पहले मौसा ज्ञात कर लीजिए। मौसा आप 6 और 20, 6 और 20 का मौसा महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले क्या देखते हैं, दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है, उभयनिष्ठ है। देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं, तो 3 को तो पूछबे नहीं करेंगे, मतलब 3 पर हम विचार ही नहीं करेंगे। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, 5 पे भी विचार नहीं करेंगे। केवल उसी संख्या पर विचार करेंगे जो दोनों में है। दोनों में देखिए क्या है? 2 है, इसमें भी 2 है। अब बात यह है कि इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है। तो अभी हम जब थ्योरी पोर्शन, इसके पहले जो नियम स्टेप लिखा है उसमें लिखे हैं कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनफल लिखेंगे सबसे छोटी घात वाला। तो सबसे छोटी घात इसमें, इसको क्या लिखेंगे? 2 पावर 1 गुणते 3, इसको क्या लिखेंगे? 2 के पावर 2 गुणते 5। तो दोनों में मौसा निकालते समय दोनों में उभयनिष्ठ संख्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ संख्या 2 लिखेंगे। और इस पे घात कौन से लिखेंगे? जिसमें घात छोटी हो, यानी 2 के पावर 1 यानी कि 2। यानी कि 6 और 20 का अगर हमको मौसा महत्तम समापवर्तक निकालना हो तो 2 आएगा। 2 क्यों आएगा? क्योंकि 2 दोनों में है, 2 दोनों में है। और 2 के पावर 1 ही क्यों लिए हैं? क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनफल का न्यूनतम घात लेते हैं। यहाँ 2 का 2 घात है, यहाँ पे 2 का 1 घात है, तो ये वाला लेंगे, ये वाला पोर्शन लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका अगर लसा निकालना, लसा आप 6 और 20, इसको फिर से लिख लेते हैं। 6 बराबर 2 गुणते 3, 20 बराबर 2 गुणते 2 गुणते 5। मौसा निकालना है, सॉरी लसा निकालना है, मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो क्या करेंगे? देखो ध्यान से,
सभी संख्याओं को लिखेंगे, 2 को भी लिखेंगे, 3 को भी लिखेंगे, 5 को भी लिखेंगे। मतलब जितनी भी अभाज्य गुणनखंड इस दोनों संख्याओं में उपयोग में आई है उन सभी संख्याओं को लिखेंगे। लिख लेते हैं 2 गुणित 3 गुणित 5। अब क्या करते हैं, देखते हैं कि 2 किसमें सबसे बड़ी घात है। यहाँ पे देखिए 2 का 1 पावर है गुणित 3, यहाँ पे क्या है 2 के पावर 2 गुणित 5। इसमें 2 तो लिखे हैं लेकिन 2 का पावर कितना लिखेंगे, देखेंगे कि 2 किसमें अधिकतम पावर वाला है। तो अधिकतम पावर किसमें है, इसमें है, तो यहाँ पे 2 के पावर 2 लिखेंगे। 3 इसमें है, एक ही बार है, इसमें है ही नहीं। 5 इसमें है, एक ही बार है, इसमें है ही नहीं, तो बस यही लिखेंगे। लसा मसा बराबर 4 गुणित 3 गुणित 5, 4 3 12 5 60। यानी लसा आप 6 और 20, 6 और 20 का लसा 60 आएगा और 6 और 20 का मसा 2 आएगा। आप ध्यान दीजिएगा, मसा में केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं, यानी जो दोनों में हो, जो दोनों में जो संख्या हो उसी को देखते हैं और उस पर सबसे छोटी घात वाले को कंसीडर करते हैं। लसा निकालते समय क्या करते हैं, सारी संख्याएं लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। 2 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे। जितनी भी संख्याएं अभाज्य गुणनखंड के रूप में उपयोग में आई हैं सभी संख्याओं को लिखेंगे। लिख लिए 2 3 5। अब देखेंगे 2 के कितना पावर लिखना, तो आप देखेंगे 2 का किसमें अधिकतम पावर है, वही लिख लेंगे। अब इन दोनों से देखिए क्या देख रहे हैं, यानी कि लसा आप 6 और 20 बराबर कितना आया, 60 आया। मौसा आप 6 और 20 कितना आया, 2 आया। और 6 और 20 का गुणनफल, 20 का गुणनफल कितना आया, 6 गुणित 20 बराबर 120। ठीक, अब हम ये बताना चाहते हैं कि लसा और मेसा और दोनों संख्याओं के बीच में संबंध क्या है। तो आप देखिए लसा गुणित मसा, लसा आप 26 गुणते मौसा आप 26 बराबर कितना आया है, 60 दूनी 60 गुणते लसा कितना है 60, मौसा आया 2 बराबर 120। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, लसा गुणते मौसा, संख्याओं का लसा और मौसा बराबर 120 आया है, जो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। देख लीजिए दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 120 आया है और दोनों संख्याओं को लसा निकालिए, दोनों संख्याओं को मौसा निकालिए और उसका गुणनफल निकालिए तो वो भी 120 आया। यहाँ से एक संबंध बनता है फिर कि दो संख्याओं A तथा B मतलब लसा आप AB गुणते मौसा आप AB बराबर संख्याओं A तथा B का गुणनफल। यहाँ से क्लियर है कि दो संख्याओं का लसा निकालिए, फिर दो संख्याओं का मौसा निकालिए, उसका गुणनफल करिए तो संख्याओं A तथा B संख्याओं को गुणनफल के बराबर आ जाएगा, जैसा कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करें और फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले यानी कि लसा आप 96 404 निकालना है, मौसा निकालना है 96 मौसा 96 404 ये निकालना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, 96 का आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 96 का आप निकाल नहीं सकते तो हम लोग गुणनखंड वृक्ष का मदद लेंगे।
यानी कि 96, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 1 से इस पर आया, 2 आठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 त्याई 6, 3 एक कम 3। यानी हम लोग लिख सकते हैं 96 को 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 1 2 3 4 5 गुणते 2 1 2 3 4 5 गुणते 3, या इसी को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 1 2 3 4 5 गुणते 3। अब फिर क्या करेंगे 404 का, 404 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड, इसको भी देखिए 404 का फैक्टर 404 फैक्टर ट्री बनाइए। 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 शून्य 0, 2 एक कम 2। अब देखिए 101 किससे कटेगा? देखिए 404 का जब हम लोग अब गुणनखंड करते हैं तो 2 से 202 बार गया, 2 से 101 आ गया। 101 चूंकि अभाज्य संख्या है, 1 से कटेगी या स्वयं से कटेगी और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी, तो 101 को हम लोग 101 बार ले जाएंगे। तो 404 को हम लिखेंगे 2 गुणते 2 गुणते 101। अब जब हम लोग फैक्टर निकाल लिए तो लसा निकालना है। लसा आप यहाँ पे लसा आप 96 404, तो इसमें क्या देख रहे हैं 2 पर 2 गुणते 101। लसा निकालना है तो हम लोग देखते हैं कि पहले बस सभी संख्याएं लिखते हैं। सभी संख्याएं देखिए इसमें 2 भी है 3 भी है, 2 गुणते 3 भी लिखेंगे, 101 भी लिखेंगे। ठीक, चूंकि लसा जब भी निकालते हैं देखिए इसमें 2 है 3 है, 2 है 3 है, फिर 101 लिखें। जितनी भी संख्याएं अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्रयुक्त हुई हैं सभी संख्याएं लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, देखेंगे कि 2 का पावर किस में अधिक है, इसमें अधिक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 के पावर 5। 3 का पावर इसमें है ही नहीं, एक ही बार है, फिर 101, तो ये क्या हो गया लसा। मसा के लिए क्या करेंगे, मसा देखेंगे दोनों में अभाज्य गुणनखंड। देखिए क्या है, 2 इसमें है 2 इसमें है, 3 इसमें है इसमें नहीं है, 101 इसमें इसमें नहीं है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है 2 है। अब 2 के पावर क्या लिखेंगे, दोनों में जो सबसे छोटी घात है, दोनों में सबसे छोटी घात क्या है 2 के पावर 2। यहाँ पे 2 के पावर क्या है 5, तो 2 के पावर 2 लिखेंगे। 101 नहीं लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे। मसा निकालते समय हमेशा उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात को लिखते हैं। 2 पर 2 इस दोनों में है, उसमें भी है, ठीक, और दोनों में उसमें 2 पे 5 है, तो उसको सबसे छोटी घात वाला लिखते हैं। यानी लसा इसका हो गया, अगर लसा निकालना चाहें, लसा हो गया इसको कर देंगे 32 गुणते 3 गुणते 101। जो भी गुणनखंड आएगा आप लिख सकते हैं, जो भी गुणनखंड आएगा आप यहाँ लिख लेंगे। यहाँ पे मसा क्या आ गया, मसा क्या आएगा 2 के 2 बराबर 4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लसा और मसा निकालिए और वो देखिए कि लसा और मसा का गुणनफल क्या संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, तो आप इसको चेक करिएगा। और जो पीछे का जो थ्योरी लिखा है, 2 संख्याओं का लसा गुणते 2 संख्याओं का मसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, उसको चेक करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ध्यान देने वाली बात है, अभी हम लोग लिखे थे यहाँ पे लसा ऑफ ए बी गुणते मसा ए बी, यानी 2 संख्याओं का लसा गुणे 2 संख्याओं का मसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल हम लिख दिए थे। लेकिन क्या ये 3 संख्याओं के लिए भी सत्य है? नहीं सत्य है। यानी कि कह सकते हैं कि लसा आप ए बी सी गुणते मसा आप ए बी सी नॉट इक्वल टू
ए गुणते बी गुणे सी। ऐसा नहीं होता है, आप चेक कर सकते हैं। जैसे 6 ले लीजिए, 6 2 गुणते 3, 72 ले लीजिए, 72 का फैक्टर करिए, 72 2 3 6, 2 छक्का 12, 2 12, 2 छक्का 2 त्याई 3 एकम, यानी 72 को आप तोड़ेंगे तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3, यानी ये हो गया 2 गुणते 3, यहाँ हो गया 2 के पावर 1 2 3 4 गुणते 3। अब इसी तरह 120 ले लीजिए, 120 को निकालिए, दो 60 बार जाएगा, 2 30 बार जाएगा, 2 15, 3 5, 5 1, यानी इसको आप लिखेंगे 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5, यानी लिखेंगे 2 के पावर 3 गुणते 3 गुणते 5। अब आप देखिए लसा 6 72 और 120 कितना आएगा? सभी संख्या लिखते हैं, 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। लसा निकालते समय सभी संख्या, अब 2 का कितना पावर लिखेंगे? यहाँ 1 पावर है या 4 पावर है या 3 पावर, तो सबसे अधिकतम पावर लिखेंगे। 3 का कितना पावर लिखेंगे? या 1 पावर है या 1 पावर या 1 पावर, एक ही पावर लिखेंगे, 1 रहेगा। 5 का पावर इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, इसमें है तो 5 लिखेंगे। तो ये लसा क्या आ गया? लसा आ गया 5 से 15 गुणते 16, जो भी आया 15 छक्का 90 के 0 हाथ में लगा 9, 15 के 15 9 24, 240। अब मौसा निकालिए, मौसा 6 72 120, दोनों में कॉमन 2 इसमें है, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 लिखेंगे, पक्का लिखेंगे। कितने बार घात रहेगा? इसमें 1 घात, इसमें 4 घात, इसमें 3 घात है, तो सबसे कम घात वाला लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसमें 3 है, 3 है, इसमें 3 को भी लिखेंगे। 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 5 को नहीं लिखेंगे। मौसा में केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखते हैं, तो इसका क्या हो गया? 6। अब क्या देख रहे हैं? अब देखिए 6 72 120 का गुणनफल निकालिए। तो आप चेक करिएगा यहाँ पे 6 72 गुण 120 आप निकालिएगा तो 12 छक्का 72 गुणते 120, तो आप निकालेंगे तो आ जाएगा 12 दूनी 24 के 4, हाथ में लगा 2, 12 7 84 2 86 2, 12 दूनी 24 के 4, हाथ में लगा 2, 12 7 कितना होता है जी? 84, 12 7 84 2 86, 8640, तीनों को गुणनफल ये आया। अब लसा आप 6 लसा आप 6 72 120 बराबर कितना आ गया? 240। मौसा आप यहाँ पे है, यानी कि लसा 6 72 120 गुणते मौसा 6 72 120 बराबर ये कितना आ गया? 240 गुणे 6, 240 गुणते 6, 6 0 0, 6 चौक 24 के 4, हाथ में लगल 2, 6 दूनी 12 2 14, 6 0 0 6 24 के 4, हाथ में लगल 2, 6 दूनी 12 2 6 0 0, 6 चौक 24 के 4, हाथ में लगल 2, 6 दूनी 12 2 14, 1440। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 6 12 120 का गुणनफल 8640 है।
और 6 12 120 का लस और मस का गुणनफल 1440 है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 6 गुणते 12 गुणते 120 नॉट इक्वल टू लस आप 6 72 120 गुणते मस 6 72 120, ये सही नहीं है। यही चीज़ कह रहा है कि 6 72 120 का गुणनफल 6 72 120 के लस एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख भी पा रहे हैं। फिर अगर यदि हमको निकालना ही हो 3 संख्याओं का लस और मस, तो उसके लिए एक दूसरा फार्मूला होता है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। लस आप ए बी सी बराबर होता क्या है, ए गुणते बी गुणते सी गुणते मस आप ए बी सी, फिर नीचे रहेगा मस ए बी गुणते मस बी सी गुणते मस सी ए। इसी प्रकार से मस आप ए बी सी बराबर ए बी गुणे सी, यहाँ लिखेंगे लस ए बी सी बट्टे के लस ए बी गुणते तो 3 संख्याओं का अगर लस और मस निकालना हो तो ये फार्मूला यूज करेंगे। ये फार्मूला यूज करके आप आसानी से 3 संख्याओं का लस और मस ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे की स्लाइड में हम लोग मतलब आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके बाद अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीखेंगे। आज के वीडियो में दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, अन्य दूसरे लोगों को इससे लाभ पहुंचाइए। थोड़ा सा आपका प्रयास हमारे लिए एक मोटिवेशन का कार्य करेगा, जिससे हमको आगे और अच्छा वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।